ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में आप सबका स्वागत है, जो अनअकैडमी का इनिशिएटिव है। मैं अभिनय आज आया हूँ दिल्ली से देहरादून, वादियों के शहर में एक बच्ची का इंटरव्यू करने, जिनका नाम है वानी राना, जिन्होंने SSC CGL एग्जाम में रैंक हासिल की है और वो भी पहले अटेम्प्ट में। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ वानी से। तो चलिए चलते हैं। ये है वानी, जिन्होंने SSC CGL में 79 रैंक के साथ AAO की पोस्ट ली है। आप जानते हैं AAO ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। और आज से करीब 1 साल पहले जब मैं वानी से मिला था यहीं पे, जब मेंस होने वाला था, वानी बड़ा परेशान सी थी, सर कैसे होगा, मेरे को टेंशन हो रही है, तैयारी नहीं हो पाई। मैंने कहा था वानी सिलेक्शन भी होगा और हम यहाँ पे मिलेंगे भी, एक इंटरव्यू करेंगे। और आज वो दिन है कि ये बात कही हुई सच में बदल गई और आज हम यहाँ पे हैं और वानी से जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त किया, क्या क्या वो टेक्निकलिटी रही, जो बच्चे गलती करते हैं जो इन्होंने नहीं की। इन सब पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए। वेलकम वानी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम शुरू से शुरू करेंगे एकदम जी। कि सबसे पहले तो आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? मैंने BA किया है विद इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आपका कब से ये प्लान था कि आप CGL एग्जाम देंगी? पहले तो एक्चुअली कोई प्लान नहीं था, बिकॉज मैंने बस गवर्नमेंट कॉलेज से एक डिग्री के लिए अप्लाई किया था। देन एक ही चारा बचता है हमारे पास, वह है गवर्नमेंट जॉब ले लेना। सो आई जस्ट एंटर्ड इनटू SSC। मतलब मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला SSC एक एग्जाम है जिससे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बस इतना ही पता था। एंड आई जस्ट एंटर्ड इनटू, मैंने ऑफलाइन कोचिंग में अप्लाई किया एंड मेरे को 3 महीने बाद जाके पता चला, जब मेरे किसी टीचर ने रैंडमली मुझसे पूछा अच्छा क्या बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर, तब मुझे पता चला अच्छे से इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं पता था? ग्रेजुएशन के तुरंत बाद तैयारी स्टार्ट की। पहला अटेम्प्ट आपने ग्रेजुएशन के बाद जो दिया वो ये 2019 ही था, जिसमें आपको पहले अटेम्प्ट में सफलता मिल गई कि आप AAO बन गई। AAO बनने के पीछे सब जॉब सिक्योरिटी, अच्छी गैजेटेड पोस्ट है। देन वी डोंट हैव एनी टेस्ट और CPT वगैरह कुछ नहीं होता। तो आपको लगा, लेकिन इसमें भी तो थोड़ा सा मुश्किल था कि प्री एग्जाम में कट ऑफ बहुत हाई जाती है। प्री एग्जाम में कट ऑफ बहुत हाई जाती है और मेरे प्री एग्जाम में कट ऑफ से बहुत ऊपर नंबर आ गए थे AO के। तो आई प्री में कितने मार्क्स थे आपके? 194 थे। 194 और कट ऑफ 180 थी। तो इसलिए आई थॉट कि AO में मुझे एक अच्छा एज मिल जाएगा। तो इसलिए तो आपने तैयारी, जैसे बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि यार 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने पहले खाली प्री तक की हम बात करते हैं कि प्री तक आपने कैसे मैनेज किया, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, क्या आपका टारगेट था कि आप कितने मार्क्स लेके आई और वो आपने कैसे पार किया, कि जैसे मैथ्स का सिलेबस है, GS का, ये सारी चीज़ों को आपने किया कैसे? सर प्री में मतलब कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हमेशा से रीजनिंग मुझे बहुत इजी लगती थी। अच्छा। और मैथ्स मेरा, बिकॉज ग्रेजुएशन में भी मैथ्स था तो मुझे लगा मैथ्स विल नॉट बी अ बिग डील। इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड पहले से था, बस GS जो कि जिससे मैं डरती भी हूँ थोड़ा और उसमें मेरा स्कोर हमेशा कम रहता है, बस वही एक था फियर जिसको मुझे फाइट करना था। देन आई स्टार्टेड कि थोड़ा थोड़ा करके, मतलब शुरू किया था थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल से देखा, वहाँ से मैथ्स पूरा कवर किया। नहीं, कैसे आपने क्या बताया कि मतलब मेरे से मिलने की जो कहानी थी वो आपने मुझे बताई? हाँ जी। कि आपको ये था कि आप, मेरे को स्टडी मटेरियल चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, तो अब मुझे आपकी PDFs मिली गूगल पे। ठीक है। देन मैंने वो PDFs डाउनलोड करी, तो वहाँ पे अब मतलब आपकी PDF सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस में थे जो डिफिकल्ट थे, परेशान करते हाँ परेशान करते थे और उनका मुझे मेथड पता भी नहीं था प्रॉपर, इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रखी थी उस वक्त। तो मैंने फिर सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब की हेल्प ली। तो आपका यूट्यूब चैनल मुझे सजेस्ट हुआ, तो मैंने आपका पूरा यूट्यूब कोर्स किया। उसके बाद पूरा YouTube कोर्स करने के बाद आपने YouTube कोर्स कैसे, मतलब प्रॉपर सीरियसली आपने नोट्स बनाए? सीरियसली मैंने नोट्स बनाए हैं हर एक क्लास के, जो भी आपने हर एक क्वेश्चन कराया है मैंने। अगर आप कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा रहे हो तो नोट बना के लिखा भी है उसे। तो मैंने पूरी आई थिंक 2 या 3 कॉपियां आपके नोट से भरी है। पहले रटा आपने कि क्या क्या होता है, बेसिक्स, वो सारी चीजें रट लें। ठीक है, बेसिक्स किया, फिर आपकी PDF सॉल्व करी जो कि करनी थी। फिर तो उसके बाद फिर आपके यूट्यूब पे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट आता है आपका अभिनय मैथ्स का कि आप अनअकैडमी पे पढ़ाते हो। तो मैंने अनअकैडमी से फिर डेमो क्लासेस ली आपकी मेंस के बैच की।
ठीक है। तो वो डेमो क्लासेस ली, एक हफ्ते में आपका एडवांस मेंस का आई गेस कितने घंटे का कोर्स होता है वो, जिस 100 आवर्स कम से कम। 100 आवर्स इस एडवांस का, तो मैंने एक हफ्ते में वो कंप्लीट किया। एक हफ्ते में 2x की स्पीड में किया, पर किया। बाप रे बाप, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आई थॉट दैट नो देयर इज समथिंग मोर जो मुझे अभी पढ़ना बाकी है। मतलब वो हम हाँ। आवाज करा देते हैं यूट्यूब क्लास के, अभी हाँ। आप जितने हीरो बन रहे हैं उतने हैं नहीं। मुझे बेसिक से मैं सब सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो मतलब जो एग्जाम में आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाए जल्दी से, देख के पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी और हो जाएगी। रेशियो मेथड मुझे नहीं आता था, मैं बेसिक से करती थी। अच्छा। तो वो मैं आपसे सीखा, तो मुझे लगा मुझे इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और शायद अनअकैडमी के थ्रू मैं आपसे पढ़ पाऊंगी, बिकॉज अभिनय मैथ्स के थ्रू मैं आपसे पढ़ना चाह रही थी, लेकिन आई थिंक उस पर कोई लाइव कोर्सेज थे नहीं उस वक्त, उस पर रिकॉर्डेड कोर्सेज थे। एंड तो मैंने सोचा अनअकैडमी अगर मैं सब्सक्राइब कर लूँ तो मुझे चारों सब्जेक्ट का मिल ही जाएगा साथ में। तो मैंने 3 महीने का अनअकैडमी का कोर्स कंप्लीट मतलब परचेज किया था उस वक्त, फॉर कि 3 महीने में मैं शायद कर लूँगी। अच्छा, आपने बताया उस वक्त बड़ी मुश्किलें भी थी। यस सर। ये सारी थोड़ा सा बताओगे, बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे? सर बिकॉज 3 महीने का कोर्स मैंने इसीलिए परचेज़ किया था क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और 3 महीने का कोर्स हम उस वक्त अफोर्ड कर सकते थे। मुझे लगा मैं 3 महीने के कोर्स में वो कंप्लीट कर लूँगी तो मुझे शायद पैसे मांगने की घर से ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज हमारे मतलब लोअर मिडिल क्लास घर के लिए 5000 भी बोलना बहुत बड़ी बात होती है कि मम्मी मुझे 5000 रुपीज़ चाहिए, मुझे कोचिंग लेनी है। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बट देन आई थॉट कि थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं बोलूँ तो शायद थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। तो मैंने 3 महीने का जब वो लिया तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, मुझे शायद मेरी प्रिपरेशन में अभी और पढ़ना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कन्विंस किया घर वालों को, और उन्होंने भी मेरी हेल्प की है बहुत, मुझे मतलब मिला। नहीं, ये तो आपने भी पे बैक किया। अच्छा, मैं एक चीज़ और कह रहा था, जैसे कि आपने गणित की बताई कहानी की, गणित आपने इस तरीके से पढ़ा, फिर जीएस में आपने कितना फोकस रखा और कितने घंटे आप पढ़ती थी? क्या आपने कंप्लीट सिलेबस खत्म किया था? जैसे आजकल बच्चे बोल रहे हैं कि जीएस में कुछ पढ़ा हुआ आ नहीं रहा, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप पूरा पढ़ नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत पढ़ो और आपके 30 मार्क्स भी ना आ पाए। सर जीएस में आता है कुछ परसेंटेज जो बहुत मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है, वो आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने नहीं देखे होते या नहीं पढ़े होते, तो वो कुछ क्वेश्चंस परेशान करते हैं। आई एग्री विद दैट कि जीएस बहुत ज़्यादा हाई फाई आ रहा है इस वक्त, लेकिन मतलब कुछ 50% हम ऐसा है कि जो हम कर सकते हैं 50%। अच्छा। हाँ, और मतलब 50% जो हमने अगर एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत करी हो तो मिल जाए। मतलब आपने सेल्फ स्टडी नोट्स बना के की या कैसे खुद से बनाए? बना के की। जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था तब मैंने टीचर्स फॉलो करने स्टार्ट किए जीएस के लिए, तो मैंने उनके कोर्सेज किए हैं, नोट्स भी बनाए हैं। देन बहुत अच्छे टीचर्स थे एक्चुअली अनअकैडमी पे, जिन्होंने मतलब एवरीवन नोज की हु वानी राणा इज, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं उनकी फेवरेट रही हूँ। तो मैं जब भी उनको बोलती थी कि मैम प्लीज़ ये करा दो या सर प्लीज़ ये करा दो, तो वो हमेशा मतलब एंटरटेन करते थे मेरी मतलब वो तो आप करती हैं, पता है आप क्लास में, हमारी क्लास में भी थी तो बहुत फेमस, मतलब वानी बिटिया के नाम से हमने आपको फेमस करा हुआ था कि एकदम आप क्लियर बोल देती थी, सर ये वाली चीज़ ना इसमें ये छूट गया है, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। मैं भी आपके मैसेज पे भी बात करूँगा, तो आप हमेशा मैसेज करके बताती रहती थी कि सर मेरे इतनी रैंक आ रही है टेस्ट में, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये सब आप अपडेट देती थी। ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है कि बच्चे ने अपनी साइड से टीचर को बता दिया, तो हमें क्या है, हम वो चीज़ एक्नॉलेज करके कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। हमें लगता था यार इसकी 3, 4, 5, 1 रैंक आ रही है तो ये कर लेगी, और उन मॉक टेस्ट में जो कि बहुत मुश्किल है। तो मैं और बच्चों को भी ये कहूँगा कि वो टीचर को या अपने गार्जियन को या अपने दोस्त को बताते रहें कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है, ताकि एक प्रेशर हल्का होता रहता है। टीचर इतना भी बोल देता है ना कि बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जैसे मैं ही आपसे 1 साल पहले मिला, मैंने कहा अरे वानी आप कर लोगी यार, क्यों टेंशन लेती हो, तो बच्चे को लगता है यार मैं कर जाऊँगा। तो वो एक जरूरी है, एक टीचर का, एक माता पिता का बच्चों को उस तरीके से पीठ थपथपाना बहुत जरूरी है। इंग्लिश आपकी अच्छी थी आपने बताया, तो आप कैसे करती थी, मतलब 1 वीक प्लान बनाती थी या मंथली? आप सिलेबस तो कंप्लीट किया ही होगा पूरा आपने भी। मैंने अगर सिर्फ प्री की बात करें तो मैंने प्री में 1 वीक का पहले ही संडे को सारे टॉपिक्स लिख देती थी जो मुझे उस वीक में पढ़ने हैं, मतलब हर एक दिन की डेट डाल के, एंड देन द टॉपिक्स कम से कम 10 टॉपिक होते ही थे, मतलब मॉक टेस्ट इंक्लूडेड, कि मुझे एक मॉक टेस्ट डेली देना है, देन मुझे वोकैब में ये पढ़ना है, मैथ्स में मुझे ये वाला चैप्टर आज रिवाइज करना है, देन जीएस में भी मैं 3 सब्जेक्ट रखती थी टारगेट पे कि 3 सब्जेक्ट में मुझे ये टॉपिक कर लेने हैं। सो इस तरह मेरा काफ़ी जीएस हो जाता था, रिवाइज भी हो जाता था काफ़ी हद तक,
और हमेशा डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। तो ये ऐसा हर वीक हो पाता था, कभी ऐसा भी हुआ कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाई आप या कोई वजह? ऐसा कभी हो जाता था कि हमें कहीं जाना पड़े या फिर कुछ हो, मतलब ना कर पाए, तबीयत खराब हो, तो मैं हमेशा संडे खाली रखती थी सो रिवीजन के लिए। अगर मैं किसी दिन वो ना कर पाऊँ तो मैं वो संडे को कंपनसेट करती थी कि मैं संडे को वो चीज़ कर लूँ। मैक्सिमम टॉपर्स की ये कहानी है कि वो कंपनसेट करते हैं। हाँ। ये नहीं है कि वो 8 दिन से पढ़ ही नहीं रहे। उस तरीके से लोग पढ़ेंगे, 8 दिन नहीं पढ़े, 10 दिन, फिर कहते हैं यार सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप एफर्ट 100% डाल नहीं रहे, आप मेहनत कर नहीं रहे, कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन तो फिर ऐसे नहीं होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, हमने जीएस पे बात की, हमने इंग्लिश पे, रीजनिंग के लिए मुझे लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है नहीं। मॉक टेस्ट आर वेरी इनफ, प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट। तो आप हर वीक मॉक टेस्ट देती थी या आपने पहले से? डेली मॉक टेस्ट देती थी। डेली। और उसको एनालिसिस करने के लिए क्या आपका कोई अलग तरीका था? एनालिसिस, जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे या जिसमें मुझे टाइम लगता था या किसी कोई शॉर्ट ट्रिक होती थी तो मैं वो एनालाइज कर लेती थी साथ के साथ ही, क्योंकि साथ के साथ अगर कंप्लीट हो जाए तो वरना फिर वो बाद का बाद ही रह जाता है। वो अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सब लोग भी हैं, मैं कहूँगा, और बच्चे भी देख रहे होंगे, कि जब मुझे किसी सवाल के सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, जैसे जो मैंने कोई सवाल पहले पढ़ा दिया तो मैं आपको भेजा था, तो आप झट से कैसे वो स्क्रीनशॉट भेज देती थी? मुझे ये बताइए आप। सर बिकॉज मैंने वो क्लासेस इतनी बार करी हैं जितनी बार आपने पढ़ाई भी नहीं होंगी। अच्छा, मतलब मुझे कोई सवाल फंसा और मैंने कहा कि यार ये सवाल मैंने पहले कभी किसी शॉर्ट मेथड से कराया है, और मैं आपको वो सवाल भेजता था, भले ही आपने वो बैच पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, आप झट से आपके सॉल्यूशन आ जाते थे। आपकी सारी क्लासेस के पीडीएफ, स्लाइड्स के जो पीडीएफ होते थे, एनोटेशंस, विदाउट एनोटेशंस, वो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड होते थे मेरे। और बताता था ये वहाँ पे पढ़ाया है सवाल। वो मैं क्लासेस आप 2018 का जो आपका मेंस का बैच था, मैंने हमारा मेंस का बैच भी 4-5 बार किया है और 2018 का मेंस का बैच भी 4-5 बार किया है। मुझे पता है आपने कौन सी क्लास में कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया है। बड़ी गजब चीज़ है। मैं भी बड़ा रिलैक्स रहता था, कई बार मुझे लगता था ये सवाल मुश्किल है, इसका मैंने कोई तो आसान तरीका बताया था 18 मेंस में, मैं आपको फोटो भेजता था, आप तुरंत बैक से सोल्यूशन भेज देती थी मेरी राइटिंग में। वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा बच्चों के लिए, आपको लगता है कि वोकैब के लिए बच्चों को क्लासेस करनी चाहिए? ऐसा लगता है कि अगर वो क्लासेस के नोट्स ले लें और खुद से याद करें तो ज़्यादा कर पाएंगे? सर वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहेगा। बिकॉज जब मैंने मेंस के लिए 1-1.5 महीने पहले रानी मैम का प्रैक्टिस बैच लिया था, तो आई थिंक उन्होंने वोकैबुलरी उसमें बहुत अच्छे से लर्न कराई है बच्चों को। आई थिंक वो बहुत एफिशिएंट था, तो मेरे को वो बहुत पसंद आया। और अगर आप खुद से भी कर रहे हो, क्योंकि मैंने खुद से भी करी है प्री के टाइम पे, मैं कोई भी वर्ड्स 10 निकालती थी कहीं ना कहीं से, न्यूज़पेपर से या फिर किसी आर्टिकल से, या इवन हमारी बुक में ही कितने वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल, और मैं उनके मीनिंग लिखती रहती थी। आई हैव अ वोकैब नोटबुक जिसमें मैं डेली 20 वर्ड्स लिखती थी और उनके मीनिंग साथ में लिखती थी। सो मेरे पास ऐसे करके आई थिंक 1000 से भी ऊपर वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, और मैं उनको रिवाइज करती थी फिर बार बार। हाँ, मतलब आपके लिए इंग्लिश कोई उतनी बड़ी चीज़ थी नहीं। अच्छा, करंट अफेयर आपको क्या लगता है कि बच्चे को हर दिन पढ़ते रहना चाहिए, या जैसे हम देखते हैं कि पेपर अब आने वाला है तो 1 महीने में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम पूरा साल का करंट बता देंगे? सर एक्चुअली नहीं हो पाता। अगर आप करंट अफेयर्स डेली लिख रहे हो और तो आप उसके लिखोगे अपनी राइटिंग में, तो आपको वो याद रहेगी कि याद रहेगा। वो तो मेरे साथ भी है। हाँ, आप 1 महीने में सोचोगे तो भूलने के बहुत चांसेस हैं। और अगर आप वो कोर्स कर रहे हो या देख भी रहे हो, दैट इज बेनिफिशियल, बट आपको वो चीज़ पेपर में याद नहीं रहती। अगर हम सोचे भी हम महीने के लास्ट में कर लेंगे, इतना सारा मटेरियल हो जाता है पढ़ने के लिए। इसका वो ये कि आप ये नहीं कर सकते कि आप एक दिन में 10-10 विटामिन की गोली खा रहे हो। इससे अच्छा है कि आप पहले से एक लेते रहो ताकि डिफिशियंसी ना हो और ओवरडोज भी ना हो। सेम चीज़। ठीक है, इसके बाद बात खत्म हो गई प्री की। अच्छा, प्री के पहले कुछ ऐसे नर्वसनेस थी, पता नहीं मेरा अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसे लगता था कहीं ऐसा ना हो मेरे 110 नंबर ही आ जाए? बिल्कुल नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरा हो ही जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैंने 2018 में मैं एलिजिबल नहीं थी तो मैंने प्री दिया था विदाउट प्रिपरेशन, तो उसमें मैंने रोज स्कोर 150 स्कोर किया था और 176 नॉर्मलाइज था। तो उस वक्त भी मैंने एओ की कट ऑफ निकाली थी। तो आई वाज लाइक जब मैं तब कर सकती हूँ तो मैं अब बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रिपेयर्ड थी प्री के लिए, क्योंकि मैं सुबह ही बैठ जाती थी। मैं हमेशा लेट उठती हूँ, 10 बजे उठती हूँ, 10 बजे फ्रेशन अप होके, और मैं सुबह ही मेरा पूरा शेड्यूल होता था जो मैं फॉलो करती थी। अच्छा, मैंने जैसे आपके बारे में पता लगाया, आपने ही बताया, कुछ बातें आपसे पता चली कि आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपको ऐसे अंदर से लालच नहीं आता कि करना चाहिए? नहीं, मुझे जैसे आप फिर एंटरटेनमेंट अपने आप को मतलब एनर्जेटिक बनाने के लिए, कुछ भी मतलब मूड फ्रेश करने के लिए क्या करती है? मेरा पूरा शेड्यूल होता है जैसे पूरे दिन का, तो मैंने पूरा दिन पढ़ लिया। अब मेरे को चाहिए कि मैं रात को बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ मुझे रात को चाहिए मैं 2-3 घंटे बैठूं, कोई मूवी देखूं, कोई शो देखूं, कुछ भी देखूं, बट मुझे वो एंटरटेनमेंट चाहिए, बिकॉज वरना मेरा माइंड फ्रेशन अप नहीं होगा और मैं अगले दिन फिर इफेक्टिव नहीं रह पाऊंगी। तो मैं अपने आप को वो टाइम देती हूँ कि मैं इतना पढ़कर और फिर ये 3 घंटे अपने आप को दूँ।
अच्छा, मतलब ये भी आपने किया, मतलब आपने ऐसे एंटरटेनमेंट के साधन नहीं पकड़े जिनके अंदर टाइम पता ही नहीं चल रहा, एक बार इंस्टाग्राम खोल दिया और रील्स पता चला रात हो गई, वो आपने नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के दौर में कि, या ऐसा कुछ पेरेंट्स का प्रेशर था कि नहीं? कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपने खुद से ही? मैंने, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। जब तक आप सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल ही करते रहोगे, इधर उसने क्या किया, इसने फोटो डाली है, वो डाली है, दैट इज नॉट वर्थ इट। जब तक आप कामयाब नहीं होते कुछ चीज़ मायने नहीं रखती। नहीं, और कामयाब होने के बाद भी जरूरी नहीं, जैसे मेरे फ़ोन में कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। आप जब यूज, क्योंकि ये बेसिकली हमें यूज कर रहे हैं, आपको, मुझे यूट्यूब लाइव करना है, मैं यूट्यूब डाउनलोड करूँगा देन लाइव, वो आप कर सकते हो। लेकिन हम और लोगों का ही बिना मतलब का कंटेंट देख के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, कोई वर्थ नहीं है। अच्छा, तो आप यूट्यूब देखती थी जैसे, या टेलीग्राम आपने यूज किया पीडीएफ्स के लिए, या व्हाट्सएप बस? व्हाट्सएप। और फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाए आपने? मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट अनअकैडमी के थ्रू ही मेरे थोड़े और फ्रेंड्स बने हैं। हमारा अनअकैडमी पे ही जो हम आपस में जानते थे, आप भी जानते हो, हमारा एक सर्कल था फ्रेंड्स का। प्री के टाइम पे हमारा एक बहुत बड़ा, वो भी एक तरीके से प्रिपरेशन फ्रेंड्स कह सकते हैं, तूने कितना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ लिया, जिससे एक्सपोजर मिलता रहे कि लोगों की तैयारी किस लेवल तक जा रही है। वो भी जरूरी है आज के दौर में। नहीं, एक्चुअली टेलीग्राम पे हम लोग जो ग्रुप था हमारा अभिनय क्लासेस का ही ग्रुप था, एंड उस पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते थे, डेली टू डेली, या हम लोग जीके के क्वेश्चंस, कोई भी एक टॉपिक, जैसे आज बायोलॉजी टॉपिक है, कोई भी एक बच्चा जिसको असाइन किया गया हो वो क्वेश्चंस लाता था और हम वो करते थे। पोलिंग आ गया था बाद में, पोलिंग के थ्रू भी होता था। मतलब ये सब मतलब आपने उसको भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया है टेलीग्राम। तो वानी, मतलब आप सोशल मीडिया नहीं यूज करती, आपने इससे अपने आप को दूर रखा, इतनी पढ़ाई करना डेडिकेशन के साथ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? कोई कसक थी मन में, या कुछ क्या चीज़ें थी जो इस कदर आपको प्रेरणा दे रही थी कि करना है कुछ? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से ही टॉपर रही हूँ, और मुझे ये था कि मैं पीछे नहीं रह सकती। मतलब घर वालों का भी बहुत यकीन है मुझ पे। मेरे पापा को हमेशा चाहिए था कि मैं 90+ लाऊं, इसलिए मैं बोर्ड्स में 94% आई थी। तो मेरे पापा को वो प्राउड मोमेंट चाहिए था अपने लिए। देन मेरे भाई का इतना इन्वेस्टमेंट था मुझ पे, मम्मी का इतना विश्वास था, देन सबको पता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, और अगर मैं ही कुछ नहीं कर पाऊंगी तो बहुत बड़ा फेलियर होगा। डर भी था, और ये करने का मतलब जुनून भी था कि मुझे करना ही है। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तब प्री का रिजल्ट आ गया था? तब तक जी, प्री का रिजल्ट आ गया था। तो आपकी प्री में बहुत अच्छे मार्क्स है, तो मैंने आपको यही कहा यार आप तो बहुत अच्छा कर ले जाओगी। तब आप थोड़ा सा डर था अंदर, ऐसे क्या तब ऐसे लग रहा था, मतलब कि क्या होगा ऐसे? सर, बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो डर तो बहुत लगता है, भले आप कितना भी प्रिपेयर्ड हो, थोड़ा बहुत डर तो हमेशा सबको लगता है कि क्या होगा। मेरे पास प्रेशर था कि मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, आपकी बहुत उम्मीद थी। आई थिंक वही एक प्रेशर था जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर रही थी कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी उतना जितना आपको चाहिए मुझसे। बस वही एक डर था जो, मतलब मैं थोड़ा नर्वस थी उस चीज़ को लेके। अच्छा, नहीं, कुछ मैसेज जैसे मैं आपके यहाँ पे पढ़ूंगा मुझे मिलते थे। एक तो आपको बताइए कि मैं क्लास में भी आपको वानी बिटिया बोलता था, और उस वक्त भी आपका नंबर वानी बिटिया के नाम से तब से सेव है, आप बिटिया के नाम से फेमस थी बहुत। तो आपने एक तो पहले प्री में पूछा 2 मार्च को, सर मैं वानी, कल मेरा एग्जाम है, ब्लेसिंग चाहिए, हमारी यहाँ पे बात हो गई। अच्छा, आपकी बहुत बीच में मैं मैसेज पढ़ा था, आप पूछती हैं अरे सर आप मुझसे नाराज हो क्या? मैं हमेशा कहता हूँ नहीं। तो ऐसा आपको क्यों लगता था ऐसे बीच में? आप मुझे क्लास में कभी कभी डांट देते थे जब मैं लेट आती थी। अच्छा। क्योंकि हमेशा मॉर्निंग की क्लास होती थी 10 to 12 हमारी मेंस के बैच की, और मैं उठती ही 10 बजे हूँ, तो मैं 10:30 क्लास में, मतलब इस चीज में मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी आपने देखा होगा, मतलब मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कौन बच्चा आ रहा है। आप पूछ रहे थे वानी बिटिया आई क्या, और मैं क्लास में लेट एंट्री मार रही हूँ। एक बच्चा भी अगर लेट आए तो मुझे ये लगता था, ताकि बच्चों पे ना प्रेशर भी रहता है फिर यार मैं लेट जाऊंगा, मैं क्लास नहीं गया, तो टीचर को ये करना जरूरी रहता है कि हम ये आपको एक्नॉलेज करते रहें कि भाई मुझे आपका होश है कि आप क्लास में हैं या नहीं। अच्छा, आपने यहाँ पे मेरे से बड़े एओ से रिलेटेड मटेरियल में भी मांगा। एओ में कितने नंबर बने आपके? सर, एओ में मेरे 120 मार्क्स बने थे, मेंस में। हाँ। और आप हमेशा से बताती भी रहती थी सर पीडीएफ में ना ये वाली गलतियां हैं। मैं आपकी देखता हूँ कितने सारे सवाल आप खुद करेक्ट कर रही हैं, कुछ लगता है आप ज्यादा इंटेलिजेंट थी नहीं? ये सारे सवाल भेजती थी सर इन सवालों में गलती है। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता था। बिकॉज हमने ना ये सारे क्वेश्चंस इतनी बार कर लिए हैं। हमारा ना मेंस का एक छोटा सा ग्रुप था 6 लोगों का। हम लोगों ने उसमें, जैसे आपने मेंस का बैच स्टार्ट किया था, हमने भी उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम पीडीएफ भेजते थे और डेली हमारा टारगेट था हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह हमने ये बैच, हमारा जो ग्रुप था सितंबर तक चला है। अब डेली 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, सितंबर तक चला है, तो इतने क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं कि हमें पता चलेगा किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। तो इसलिए मुझे पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। फिर आपका बर्थडे आया 9 मई को, आपने मैसेज किया, मैंने बर्थडे विश भी किया, आपको लिखा भी, पूरी क्लास में किया था। स्टूडेंट हैं। और एक जब आपके मॉक में कम नंबर आए थे तब मैंने सजेशन दिया था कि आप नाम ही चेंज कर दो। आपने मुझे लिखा भी।
अच्छा एक चीज और मैं आपके मैसेज में देख रहा था, जैसे बच्चे कहते हैं हमसे ना कि मैं सर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, आप जल्दी सर मैं ना मॉक की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पूछा अच्छा, मैंने भी आपको बोला अच्छा गुड लक। फिर आपने लिखा कि सर आई डिड नॉट परफॉर्म वेल, मैं मॉक में उतना अच्छा नहीं कर पा रही, मुझे लगता है मैंने अंडर परफॉर्म किया, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट मॉक में अच्छा करूँगी। फिर भी मैं बोलता था नहीं आपने अच्छा किया है, आप वो आपने हार्ड वाले मॉक में, फिर मैं देख रहा हूँ अगले मॉक में आपकी रैंक 1 आ जा रही है। तो मतलब आप मॉक के लिए भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन करती थी, ये नहीं कि मॉक आप बस वहीं दे रहे हो, मॉक के लिए भी एक प्रिपरेशन जरूरी है। सर वो एक्चुअली इसलिए बिकॉज आपने पहली बारी अनअकैडमी पे अपने मॉक्स इंट्रोड्यूस किए थे मेंस के, एंड आपने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी कि वाणी बिटिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, देख लेना। और वो मेरे को इतना नर्वसनेस हो रही थी उसके लिए, मैंने कहा मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ बैठ के। मैंने आपकी सारी क्लासेस के जो भी स्लाइड्स और पीडीएफ थे मैंने वो सब पढ़े फिर से मॉक में जाने से पहले। मैं कहा थोड़ा क्वेश्चंस मुझे क्लिक हो जाए अगर टाइमिंग में। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि मॉक को भी उतने सीरियस लेके अगर हम करेंगे तो एग्जाम में जो आज बच्चे कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस होता है, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, अगर आप मॉक को इतना सीरियस ले लेंगे तो एग्जाम आपको नॉर्मल लगेगा। हम क्या करते हैं बस हम मॉक नाम के लिए देते हैं, मैं मॉक दे रहा हूँ, ये नहीं पता बस मेरे 140 नंबर आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन के मेरे 140 आ रहे हैं। आपको देखने की जरूरत है, आप भी देखती होंगी कि कितना भी करेक्ट कर दो फिर भी 2-4 सवाल तो गलत हो ही जाते हैं जल्दबाजी में। अच्छा अब हम मेंस की तैयारी पे आते हैं थोड़ा सा, कि मेंस में आपने किस किस हिसाब से टाइम दिया, क्या आपने अलग है जो प्री से मेंस में किया? सर प्री में एक्चुअली 4 सब्जेक्ट होते तो डिवाइड टाइम अकॉर्डिंगली डिवाइड करना होता है। मेंस में मेरे पास बेनिफिट ये था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दूं तो चल जाएगा, तो इसलिए मैं इंग्लिश को आई थिंक 2 to 3 आवर्स ही देती थी और पूरा टाइम मेरा मैथ्स में जाता था। आपकी क्लासेस करती थी, 10 to 12 आपकी क्लासेस होती थी, 10 to 12 आपकी क्लासेस करी, फिर 12 to 3 में पीडीएफ जो भी हमारा 100 क्वेश्चंस का टारगेट होता था वो करना, पर डे 100 क्वेश्चंस का टारगेट। देन अगर मैंने खुद अपने पर्सनली कुछ अपने लिए कुछ टारगेट रखा हो, क्योंकि अगर मुझे लगे मैं 100 क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं अपने लिए पर्सनली टारगेट्स रखती हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, तो मैं 50 या कुछ भी क्वेश्चन टारगेट। मैं बहुत सारे पीडीएफ अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं है तो मैं जस्ट क्लासेस देख लेती थी, और अगर बिल्कुल मन नहीं है तो मैं पीडीएफ में एटलीस्ट स्क्रॉल कर लेती थी कि मैं देखूं मुझे ये क्वेश्चन आता है या मैंने देखा हुआ है या नहीं, मतलब ऐसे जब मुझे लगे मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है, मुझे ये नया है, तो मैं उसे सॉल्व करती थी। उसके बाद डेली में मॉक देती थी। पहले जब स्टार्टिंग में मॉक्स दिए तो शाम को देते थे मॉक्स, मतलब 5 to 7 मॉक दे देती थी मैं हमेशा डेली। बट जब पास आया एग्ज़ाम उससे 2 महीने पहले मैंने शेड्यूल बदला, मैंने कहा सुबह एग्ज़ाम में तो दिमाग भी चलना चाहिए, तो रोज़ 10 से 12 जो कि हमारा मेंस का टाइम होता है, मैंने उस टाइम मॉक देना स्टार्ट किया। 10 से 12 फॉर मैथ्स और 3 से 5 फॉर इंग्लिश। अच्छा ये मैं आपसे थर्ड टाइम सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 टॉपर्स से भी मैं मिला, उन्होंने भी मुझे ये सेम बात बताई कि पेपर से 40 दिन पहले एटलीस्ट आपको मॉक उसी टाइमिंग पे देने होंगे पर डे। ये बहुत काम की बात है, सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको करना चाहिए। आपको वो दोनों मॉक इंग्लिश और मैथ सेम टाइमिंग पे देने होंगे जिस टाइमिंग पे एसएससी लेगा। आपको उस चीज़ में ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप रोज रात को पढ़ रहे हो 3-3, 4-4 बजे तक और पेपर से एक रात पहले आप सोचो मुझे रात को जल्दी नींद आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सुधारनी पड़ेगी। वही सेम चीज़ आपने भी की है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ पता है और कि जैसे बच्चे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे पता है क्या लगता है और जो आपको देख के लग रहा है, मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस आता है कुछ करने से। जैसे आप बता रही हो कि मैं इतना पढ़ लेती थी, 100 क्वेश्चन से कर लिए, उसके बाद अपने लिए कुछ और टारगेट्स अचीव कर लिए, तो असली कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है, कुछ करके आता है। आपने पूरे दिन पढ़ाई नहीं करनी, कुछ करना नहीं है, आपने 7 दिन में 3 दिन पढ़ना है, फिर आप कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस तो नॉलेज से आएगा। आप जितने टारगेट अपने लिए सेट करते हो, अगर आप वो अचीव कर लेते हो, उसका 90% भी अचीव कर लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप हर दिन खाली बिताते रहोगे, ऐसे टाइम पास करते रहोगे दोस्त यारी में, तो मुझे नहीं लगता आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप सेलेक्ट हो पाओगे। क्योंकि आप सोचो कि भाई लकीली में हो जाऊंगा, वो बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। तो मेंस की तैयारी आपकी पहले से ही थी, बस आपने उन 2-3 महीनों में क्या है कि जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकती थी वो आपने की, और वक्त थोड़ा ज़्यादा भी मिल गया कोविड के चलते। कोरोना की वजह से हमारा पेपर एक्सटेंड हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमारा पेपर जून में था तो हमने टारगेट किया था कि हम पेपर से 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे सिलेबस का, 2-3 बार, लेकिन जब वो एक्सटेंड हो गया तो एक्चुअली हमारा रिवीजन 6-7 बार हम मैथ्स कर चुके थे। अच्छा पेपर पोस्टपोन हो जाते तो कई बच्चों को लगता है कि यार अब थोड़ा उनकी तैयारी में वो स्पार्क नहीं रहता, तो वो आपने कैसे मैनेज किया कि पेपर बार-बार पोस्टपोन हो रहा था? पेपर बार-बार पोस्टपोन हो रहा था तो हमने अपने आप को थोड़ा लीनियंट जरूर किया था कि हमने 50 क्वेश्चन से थोड़े कम कर दिए, लेकिन हमने मेक श्योर किया कि हम उससे पहले एक बार ये इसको रिवाइज कर ले। जो हमने पहले पढ़ा था हम उसको रिवाइज करते गए। एक्चुअली पूरा मैथ्स का कोर्स ही हम 6-7 बार पहले ही कर चुके थे। इवन जितनी पीडीएफ्स करी थी उनको भी हमने 2-3 बार
रिवाइज कर लिया था। अच्छा। मतलब इतना रिवीजन कर लिया था, प्रीवियस ईयर का भी इतना रिवीजन हो गया था कि हमें कॉन्फिडेंस था कि पेपर इसके बाहर तो अब नहीं आ सकता। कितने मार्क्स बने आपके मेंस में? मेरे मेंस में 222 बने इन मैथ्स एंड और इंग्लिश 186.5 इन इंग्लिश। देख लो, आप इंग्लिश में जबकि इंटेलिजेंट थी, मैथ्स हमने देखो 222 करा दिया। फिर उसके बाद टियर 3 के लिए तो कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ी नहीं सर होगी। टियर 3 एक्चुअली वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बस लिख कर आ सकते हैं, जो उनको अच्छा लगेगा वो दे सकते हैं। अच्छा, उसमें टियर 3 में मेरा स्कोर हमेशा ही लो रहता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी ज्यादा करती हूँ लेकिन हमेशा लो ही आता है। आई डोंट नो व्हाई, बट वो हमारे हाथ में है नहीं, हम बस लिख कर आ सकते हैं। उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, टियर 1 और टियर 2 में मैक्सिमम Yes. स्कोर कर। अच्छा, आपको लगता है कि 1 साल की तैयारी पर्याप्त है? क्योंकि अभी एक टॉपर से मैं मिला तो उसने मात्र 6 से 7 महीने की तैयारी, 2019 में ग्रेजुएशन, और उसके बावजूद भी 118 रैंक लेके आया वो भी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि दिन रात मेहनत की जाए तो प्री के लिए 6-7 मंथ्स काफी है? 6-7 मंथ्स तो बहुत ज्यादा है। प्री आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। हमारा प्री वाज इन मार्च, और हमने तैयारी अगर प्रॉपर्ली बात करें आपके बैचेस से तो अक्टूबर से स्टार्ट की थी। यानी 5 मंथ्स आपने की है तैयारी? ओ, वही बच्चे कहते हैं 1-1.5 साल तैयारी हो गई, अभी सिलेबस नहीं पूरा हुआ, सिलेबस पूरा होगा तो मैं मॉक दूंगा। मतलब वो सिर्फ बहानेबाजी है। बहानेबाजी है। और थोड़ा सा अच्छा कुछ चीजें और आप मुझे बताओ, जैसे कभी एग्जाम के दौरान ऐसे बीच में लगा कभी यार कि अब हार गई हूँ, अब नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे कभी कोई ऐसे आप? अच्छा, मैं कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल लेके आया हूँ, आपसे पूछता हूँ मैं कुछ। एक सवाल थोड़ा सा मजेदार सवाल है जो आपको एक सवाल जो मैं अक्सर टॉपर से पूछता हूँ कि कोई भी चीज देखकर ऐसा लगता है कभी कि यार ये मेरे पास होनी चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनिंग मेरे पास होनी चाहिए और मेरे पास होती तो अच्छा होता। ऐसी एक्चुअली कोई चीज नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत होती है जो हमें चाहिए होती है कि हमारे पास हो तो हमें अच्छा लगेगा। एक कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि अभी आपके पास सबसे पहले आप वो लोगी? मैं सबसे पहले अपने लिए एक आईफोन लूंगी। अच्छा, आईफोन मतलब काफी सारे लोगों के लिए एक वो है, क्रश है। क्रश इसलिए बिकॉज दैट इज अ स्टेटस सिंबल नाउ, तो मुझे चाहिए कि वो एक हो। अच्छा, नहीं वो थोड़े दिन बाद ना फिर ऐसे लगने लगता है, थोड़ा नॉर्मल लगता है फिर हर चीज का ही वही है। अच्छा, बचपन और आज दोनों में से कौन सा वक्त को आप ज्यादा वैल्यू देंगी कि मतलब वो वक्त बहुत अच्छा था? मेरा बचपन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मतलब सेम आंसर ही आता है लगभग लोगों से कि बचपन बहुत अच्छा था। मैं पढ़ने में भी बचपन में आई थिंक मैं अभी से ज्यादा थी इस बचपन में थी। अच्छा। क्योंकि वो टाइम बहुत अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं। अभी तक मैंने काफी सारे टॉपर से सवाल पूछे तो सब कहते हैं बचपन बहुत अच्छा था। मेरे केस में थोड़ा सा, मुझे अपने केस में लगता है कि यार अभी बहुत अच्छा वक्त है। खैर, सबका अलग अलग है। अच्छा, जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन आपका कौन सा है जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई, आप बहुत खुश हुई? अब ऐसे में बचपन से तो नहीं, बट हाँ इन प्रेजेंट तो जॉब मिल गई, वही सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। एक्चुअली जॉब से ज्यादा मुझे खुशी तब हुई थी जब हमारा केस प्रोनाउंसमेंट के लिए लिस्ट हो गया था कि होगा। हाँ, वो थोड़ा सा बहुत हेक्टिक हो गया था। वो एक्चुअली दैट वाज द, मतलब पूरी जर्नी में अगर आप मेरी सीजीएल की जर्नी की बात करो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट वो कोर्ट केस ही था। हाँ, कोर्ट केस था, बट ये है कि देखिए इनसे भी घबराना नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ आल्सो, आपकी सक्सेस का हिस्सा ही है वो भी एक। ये चीजें आएंगी, आगे भी लाइफ में आएंगी, तो हमें तैयार रहना है उनके लिए। कभी ऐसे नहीं सोचना कि बस मैंने एग्जाम दिया, सीधे मेरा रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे, तो मैंने उन सब के लिए भी आपको तैयार किया। अच्छा, आपकी मेरी क्लासेस से आपने गणित के अलावा कुछ एक ऐसी चीज जो सीखी हो और लाइफ में अप्लाई की हो, कुछ 2-3 ऐसी चीजें जो आपको लगी हो कि हम किसी भी मुकाम से स्टार्ट करें, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं? अच्छा, ये सीखा ये आपने बोला है, और आपकी हमेशा टैगलाइन रही है कि वक्त सबका बदलता है। वो आपके दिमाग में रहता था हमेशा कि वक्त बदलेंगे। और मैंने हमेशा पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मतलब स्ट्रेस फ्री भी करता ही हूँ मैं, हमेशा हंसी मजाक करके मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो। एज एन एल्डर ब्रदर यू हैज ऑलवेज बीन विद देयर, मतलब मेरे साथ आप हमेशा रहे हो। हाँ, मतलब मैंने बहुत बारीकी से, जैसे आपकी बात है, जितने बच्चे बहुत, मतलब मैं बहुत बारीकी से मॉनिटर करता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रही हो, क्लास लेट क्यों आ रही हो, जबकि ये एक ऑनलाइन हमारा आपका मिलन था। ये एक बड़ी बात है कि हम ऑनलाइन रह के भी एक दूसरे के इतने ज्यादा टच में कि मुझे आपके बारे में पता है, मैं देहरादून आ रहा हूँ तो भी मैं आपको मिल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं सब अच्छा होगा। ऐसा सब बच्चों के साथ रहा है, मेरे लिए भी बड़े खुशी के मोमेंट्स होते हैं। इतना अपनापन सा लगता है। हम आपके घर भी गए आज, वो सारी चीजें मुझे लगता है जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी मुझे जानते हैं सबके। तो एवरीवन वुड नो सर, सबकी तो क्लासेस चल रही होती है सुबह शाम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने अपने बचपन, कॉलेज लाइफ है, उसके बाद की जिंदगी में हर वक्त को एंजॉय किया है, या कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कोई कुछ कसर रह गई किसी वजह से? जो कसर रह गई वो अब पूरी करनी है। अच्छा, कुछ जो भी कसर रहेगी वो पूरी करनी है, जो भी सोची आएंगी वो सब। अच्छा, कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है कि समाज में या घर में आपको लगता है कि गलत है और उसमें आप सुधार करेंगी, अब आप खुद भी गवर्नमेंट में आ चुकी हैं? बिकॉज आई एम अ
एनिमल लवर, सो मुझे चाहिए कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूँ। मुझे जो या मेरे को गलियों में स्ट्रीट घूमते हैं। डॉग्स देखकर या कुछ भी देखकर आई एम वेरी एम्पैथिक टुवर्ड्स देम, तो मुझे चाहिए कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मैं तो बिल्कुल चाहूंगा, ऐसे नहीं कि बस आप रास्ते से निकल रहे हो अले 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 अले, ऐसे नहीं है, सिर्फ उनके लिए कुछ कर पाऊँ। करना है। जैसे मतलब डॉग ऐसे। शेल्टर्स होते हैं या फिर काउ शेल्टर्स, आजकल कितनी गायें ऐसे ही घूम रही हैं। और हाँ मतलब हम हाँ, लोग वैसे पता है कहते हैं, हम सब मानते हैं गाय हमारी माता है, बट हम उन वर्ड्स को रख नहीं पाते। या अगर शायद हम गाय को इतना माता मानते तो आज इतनी गाय घूम नहीं रही होती रोड्स पे, क्योंकि हमने भैंसों को कभी घूमते हुए नहीं देखा, हमने एक सिंगल बकरी को आज तक कभी घूमते हुए नहीं देखा। आप देखो, अगर एक भैंस कहीं रात में घूमते हुए दिख जाए तो शायद वो सेकंड से पहले बिक जाएगी, लोग उसके लेने वाले इतने खरीदार और इतने लोग आ जाएंगे, बट गाय के लिए हम वो चीज़ नहीं कर पाते। तो ये आप बहुत अच्छा सोचती हैं और मैं चाहता हूँ आप ऐसा बिल्कुल करें कि कभी भी कोई गाय या ऐसे लोग ना दिखें, और हमें एक अच्छा भारत बनाना है सबके लिए। अच्छा, जिंदगी में सफलता और सफलता के पहले की जिंदगी में, जैसे अभी आपको तो 10 दिन ही हुए हैं, तो अभी की लाइफ या जो पहले की लाइफ थी, क्या कुछ बेसिक डिफरेंस देखने को मिला है अपने अंदर या समाज के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर? मुझे तो अभी तक रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि मेरी जॉब लग गई है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, जब तो शायद ज्वाइनिंग होगी तभी रियलाइज होएगा। हाँ, जब पहली सैलरी आएगी, बेसिकली पहली सैलरी आएगी, उससे पहले का टाइम ऐसा होता है कि आई एम जस्ट, मतलब मैं सबसे छोटी किडो हूँ घर में, मतलब सबसे छोटी बच्ची। बाद में जब जॉब लग जाती है ऐसा लगता है बड़े हो गए हम मतलब उस बड़ों की नजरों से देखा जाता है हमें। अच्छा, बुरे वक्त की क्या कीमत आपको लगती है, कि कभी ऐसा कोई वक्त आपको जो लगा हो कि बहुत बुरा था और आपने फिर कैसे उस चीज से अपने आप को निकाला, किसी भी चीज को लेकर के? कोई ऐसा बुरा वक्त हमारे पूरी फैमिली के लिए सिर्फ एक ही था, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ और हम फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आए और भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगर कुछ सही कर पाती तो शायद वो चीज़ सही करती कि उसे ना छोड़नी पड़ती और वो आगे पढ़ पाता। सो यही एक चीज़ है जो मैं रिग्रेट करती हूँ। इमोशनल बात है कि आपके लिए भाई ने अपनी पढ़ाई को छोड़ा, और ये बहुत 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 बड़ी बात है। ऐसा लाइफ का कोई एक पहलू जो आपने अभी तक सबसे छुपा के रखा है, कोई ऐसी बात जो किसी को भी नहीं पता, आप यहाँ से कहना चाहती हैं? सर, मेरी जिंदगी खुली किताब है, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे बहुत क्लोज हैं, उन सबको मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है। अच्छा, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड मैं बातें पूछूंगा, ये सारी बातें मैंने पूछ ली आपसे। एक तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस जब आप करती हैं तो क्या ऐसी चीज़ें जो आपको लगता था कि मुश्किल बन रही हैं, क्योंकि आपने ऑफलाइन भी किया है और फिर आपने उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर लिया? सर, ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली मुश्किल मुझे कुछ नहीं लगा, बिकॉज मेरा इंटरेक्शन आपके साथ हमेशा, किसी भी टीचर के साथ हमारा अनअकैडमी के थ्रू इंटरेक्शन बहुत इजी है, डाउट सॉल्विंग बहुत इजी है, और अब तो शायद कॉलिंग फीचर भी आ गया है। आपके टाइम पे तो नहीं था, डाउट पुट करना भी नहीं था, लेकिन अभी काफी कुछ हो गया। नहीं, डाउट पुट करना हमारे टाइम पे आ गया था, न्यू फीचर था। हाँ, तो अब तो बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कुछ डिफिकल्ट है, बट आई थिंक बहुत कुछ ईजी है जो ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है, बिकॉज मैंने बहुत सारा टाइम अपना ट्रैवलिंग का जो भी था वो सारा ऑनलाइन के थ्रू बचाया है। आई यूज्ड टू फाइंड कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर हम कहीं जा रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं फिर आ रहे हैं, बहुत टाइम इसमें वेस्ट होता है। देन बहुत कुछ है, मतलब तुम्हारा पेट्रोल जाता है, सब कुछ जाता है। अगर तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही है या तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले रहे हो, बहुत कुछ ऑनलाइन बेस्ट है। इनफैक्ट कोरोना ने ये प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि सबकी लाइफ चेंज हुई है। जो ऑफलाइन वाले थे सबकी लाइफ बहुत चेंज हुई, लेकिन हमारी लाइफ वही सेम थी। हम रोज सुबह उठ के बैठ जाते थे क्लासेस लेने। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो पहले से कर रहा था ना, 2017 से आई वाज गिविंग ऑनलाइन क्लासेस। हम तो चाहते थे कि ये चीज कन्वर्ट हो, तो आप लोग पहले से ही जुड़े हुए थे। कोविड आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अक्टूबर में आपने स्टार्ट किया और मार्च में कोविड आया। मतलब कोविड आया गया, मैं तो पहले से ही लॉकडाउन में थी, कोविड के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपको लगता है कि घर पे रह के ही ऑनलाइन वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल एक लाइब्रेरी का बहुत क्रेज है और लाइब्रेरी नहीं है नियरेस्ट, तो बच्चे दूर जाते हैं। आपको लगता है कि घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं? लाइब्रेरी बच्चे इसलिए सीख करते हैं, शायद उनके घर में डिस्टर्बेंस होता होगा। बच्चे होते हैं, बहुत लोगों के घर में डिस्टर्बेंस होता है, जब किसी के पास अपना रूम नहीं होता तो शायद इसलिए वो लाइब्रेरी एकांत में पढ़ना पसंद करते होंगे। लेकिन मेरे लिए घर में पढ़ना बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। मतलब तुम्हारा कंफर्ट जोन में तुम जैसे मर्जी चाहे पढ़ सकते हो, एंड मेरे लिए घर में पढ़ना, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में बैठ के ही पढूं। हाँ, वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, बट कोशिश ये है कि आप कर सकते हो। हाँ। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि घर में बड़ा प्रेशर रहता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप अभी तक सफल नहीं हुए, आप एक असफल हैं अभी तक। हाँ। और आप घर के प्रेशर से डर रहे हैं। लाइफ में कितने बड़े बड़े प्रेशर्स आएंगे, तो आप इनको झेलना सीखिए। अगर घर का कोई प्रेशर आ रहा है तो आप उसको भी हैंडल करिए। पापा मम्मी 2 काम की कह रहे हैं तो यू हैव टू पे रेंट, लाइक
मतलब आप घर में रह रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्रेशर सब घर में होता है, लड़ाइयाँ हर घर में होती है। मैं भी अपने भाई से बहुत लड़ती हूँ। इनफैक्ट मैं रोते रोते भी पढ़ सकती हूँ। मतलब मैंने ना वो डिस्ट्रैक्शन हटा रखे हैं कि अगर मैं रो भी जाऊँ तो भी मैं पढ़ लूंगी, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा पढ़ने से। तो मेरे को अगर डिस्ट्रैक्शन चाहिए, अपने माइंड को किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना है, तो मैं पढ़ाई करने लग जाती हूँ। तो वही है कि आप बहाना तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ एक बात है, वैसे तो आप टॉप ही लेके आई हैं पूरे मार्क्स, जो आपको लगता है कि कुछ एक मिस्टेक्स आपसे हुई और आप कहना चाहते हैं कि और बच्चे ना करें? प्रेशर में मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की थी मैथ्स में। अच्छा। जो आई थिंक नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सिली मिस्टेक्स थी जो शायद मैं मॉक्स में भी कभी नहीं करती थी। तो प्रेशर में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें बस। और तो यार आप 222 नंबर लेके आई हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, अब और कहाँ जाना था मैं आपको? थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स अगर अच्छा। आप मतलब नॉट इवन इन दिस, मैंने प्री में भी 1-2 सिली मिस्टेक की तो थोड़े से नंबर कम रह गए। अच्छा। वरना 200 पार उसमें भी हो जाते। तो इसलिए बस थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स होती है जो हम प्रेशर में करते हैं। तो अगर हम लोग इतना कॉन्फिडेंस खुद में ले आए और नर्वस इतनी तैयारी हमारी हो जाए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारा पेपर खराब करती है वो है हमारे नर्वस होना। हम जैसे ही नर्वस होते हैं हमारा पेपर खराब हो जाता है। तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, मतलब दूसरे को ना बोलना पड़े कि तुम कर सकते हो या तुम में वो बात है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में वो बात है। और मुझे लगता है जैसे मैंने आपसे बात की और भी टॉपर से बात की कि पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि मैंने एक बार सिलेबस कर लिया, हाँ, बस मेरा काम हो गया। ऐसे तो होने वाला नहीं है, चीज़ें रट के जानी पड़ेंगी, क्योंकि अब कट ऑफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब तो जितने का पेपर है उतने को टारगेट बनाना पड़ेगा। तो 5-6 बार आपने इनसे भी सुना कि 5-6 बार इन्होंने सिलेबस खत्म किए बार बार, तब जाके चीज़ें रटती हैं और तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जैसे लाइक अब मैं कई सारे टॉपर्स के साथ इंटरव्यू करता हूँ, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है तो आपको यहाँ पे नर्वसनेस नहीं हुई, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। तो जो कॉन्फिडेंस है वो नॉलेज से आता है। आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आप किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? पहले पढ़िए तो सही, सिलेबस 2-4 बार खत्म करिए, मॉक में अच्छे नंबर लेके आइए। हमारा कॉन्फिडेंस है, मैं इसमें बिठा दीजिए रात के अंधेरे में, हम तो कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ आती है, तो आने से कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो चीज़ आपको आती नहीं तो उसमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तो पहले सीखो, पहले सीखना पड़ेगा, 100% सीखना पड़ेगा। कुछ भी आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते आज के दौर में कि आप जीएस छोड़ के चले गए। आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि जीएस में आपका टारगेट हो जाए कि यार 30-35 नंबर आ जाए, देन इट विल बी ओके। वो भी तब जब आपको ये लगता हो कि इंग्लिश और मैथ्स आपके 100% है। 100% है कि नहीं? और कुछ टिप्स आपको जो लगता है? एक्चुअली मैं सोच ही रही थी मैं बोल रही थी कि I was thinking something and it just skipped my mind. अच्छा, आप भूल गए? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जीएस का आपने बता दिया, रीजनिंग का आपने बता दिया। I get to know. हाँ, तो हमें ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ पढ़ने में ही देखना है कि हमें पढ़ना है और किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेनी है। बिकॉज हम सबको हमारा अपना जोन चाहिए होता है। किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद है। जैसे मैं हूँ, मैं लगातार पढ़ सकती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ब्रेक चाहिए, बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे, लेकिन वो सबका अपना तरीका होता है। नाटक होता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मन है ना पढ़ने का और आपको दिख रहा है कि घर पे माँ बाप मजबूर हो रहे हैं, भाई की आपसे उम्मीद है, बहन की आपसे उम्मीद है, तो अपने आप पढ़ाई निकलती है अंदर से। लेकिन सबका अपना अपना जो तरीका होता है, आप किसी को कॉपी मत करो, अपने लिए बेस्ट तरीका फाइंड आउट करो कि आपके लिए क्या सूट होता है। इंस्पिरेशन दे सकते हैं, ऑफ कोर्स सबसे इंस्पिरेशन लो, लेकिन अपने आप के लिए ना बेहतर कुछ बनाओ। जैसे किसी का भी टाइम टेबल फॉलो करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। तुम वो फॉलो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, खुद की टाइम टेबल के हिसाब से बनाया हुआ नहीं है। जैसे हमने प्लानिंग अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। अब इंस्पिरेशन लेके बनाए भले ही, लेकिन अपने लिए एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे कोई होता है जो 7 बजे से टाइम टेबल बना देगा, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, 4 बजे जगना, 4 बजे जगना, 5 से 6 नहाना। मेरे को समझ में नहीं आता टाइम टेबल में, तो 5 से 6 नहाना धोना। अरे नहाओगे तो धुल अपने आप जाओगे, उसमें अलग क्या, 1 घंटा आप ले रहे हो। तो ऐसे आपको अपने इन छोटी छोटी चीजों से भी टाइम निकालना पड़ेगा। 15-20 मिनट भी अगर आप बचाओगे, 1 मिनट कीमती है। अगर आप बात करोगे, मैं लंच के लिए भी ब्रेक नहीं लेती थी। लंच भी मैं आपकी क्लास करते करते ही लंच हो जाता था हमारा। और मेरा बस टारगेट होता था कि डिनर तक मैं सब कुछ खत्म कर दूं, बस इतना ही। उसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, अपना मी टाइम रखो और उसके बाद सो जाओ। बहुत अच्छा लगा वानी आपसे बात करके। हमने इतनी सारी बातें की, बच्चों के लिए भी ये पता चला कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, और जो तैयारी करते हैं वो कुछ नए लोग नहीं हैं। आपको भी बीच बीच में घबराहट होती थी तो आप हमें बताते हैं कि सर ऐसे मुश्किल हो रही है। आपके भी मैं देख रहा हूँ मॉक्स में लगातार किसी में 104 नंबर भी हैं, भले ही वो कितने भी हार्ड मॉक्स थे, तो भी रैंक 30 है, कहीं रैंक 4 है, कहीं रैंक 1 है। आपने लगातार इंप्रूव किया है मॉक्स में और मेरे साथ शेयर किया है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसकी प्लानिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ आपने प्लानिंग कर दी, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट प्लानिंग को वही लोग नहीं कर पाते जो कॉपी करते हैं,
और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ के प्रति। आपको फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने 10 बजे पढ़ने का सोचा था, अब 10 बजे कोई काम आ गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अब मैं पूरे दिन पढ़ूंगा ही नहीं। तो इससे आपका अपना नुकसान है। ठीक है, 10 बजे कोई काम आ गया, हम 10 बजे की प्लानिंग को 12 बजे शिफ्ट कर देते हैं। आपको लाइफ में फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। मुश्किलें सबकी लाइफ में आएंगी, बट हमें उनसे निकल के अपने आप को हिम्मत देनी है कि मैं कर सकता हूँ। जैसे 2017 में मेरे को इतना, मैं नीचे चला गया था जीवन में अपने कि मैं खुद ही अपना कंधा थपथपाता था, कोई भी नहीं था थपथपाने के लिए। अरे भाई करेगा तू। तो जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता ना, तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। असली डर तो अब जीवन में शुरू होगा जब खोने के लिए चीजें होंगी। अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगेंगे और आपको पता चलेगा कि आप अपनी ये वाली जॉब दाव पे लगा रही है, तो आपको टेंशन आएगी। अभी तक तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं लाइफ में। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशानियों से नहीं वो होना है। अपने लिए इतने सारे रास्ते बना लेने हैं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। इतनी मेहनत कर लेनी है, इतना पढ़ लेना है कि कैसा भी पेपर आ जाए मुझे पता है कि मैं 100% 180 तो स्कोर करूंगा ही। मतलब एक ये स्कोप भी लेके चलना है बीच में कि लाख मुश्किल पेपर आ जाए, मेरे गणित में 45 नंबर तो कहीं नहीं गए फिर। ऐसा सोचना पड़ेगा। या जीएस में मेरे 35 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। वो तभी आ सकते हैं जब आपको एक ट्रिक पता हो कि आप स्किप करना सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैथ्स में वो है स्किप करना। अगर आपने किसी चीज को ईगो पे ले लिया तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो अब हम ये वादियों के शहर में हैं, तो थोड़ा सा बाहर चल के कुछ चहलकदमी करते हैं और कुछ प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आपके जानने वालों को भी नहीं पता है, जो आज ही निकल के आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं। तो वाणी, मैं कह रहा था कि जैसे फैमिली का भी एक सपोर्ट होता है। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता या मिलता है। आपको क्या लगता है कि फैमिली सपोर्ट के क्या मायने रहे आपकी सफलता में, और आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को भी कि वो कितनी उम्मीद पेरेंट्स से रखें, या क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स को कि वो बच्चों को कितना क्या सपोर्ट दें जो जरूरी होता है सफल होने के लिए? एक्चुअली सच में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी सक्सेस में। सब पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को इमोशनली, फाइनेंशियली जैसे भी सपोर्ट करना चाहे करें। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। जब हमारा बहुत कठिन टाइम था, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था एंड हम बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे, दैट टाइम पे रिलेटिव्स आई डोंट थिंक सो कि वो इतना कुछ फाइनेंशियली आपको हेल्प कर पाएंगे। बट हाँ, मेरा खुद का भाई, ही वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, और उसने अपने कॉलेज को सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, क्योंकि इतना अफोर्ड हम नहीं कर सकते थे कि हम उसकी कॉलेज की फीस दें एंड देन मुझे भी पढ़ाया जाए। तो मेरा बोझ था एंड दैट वाज इम्पॉर्टेंट कि मैं अपनी 12th क्लियर कर पाऊँ। सो एट दैट टाइम मेरे भाई ने मेरे को इतना फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मेरी कोचिंग की फीस एक्चुअली मेरा भाई ही पे करता था। एनी हाउ वो जैसे भी जहाँ पे भी अपने एक्सपेंसेस कट करके मेरे एक्सपेंसेस को देखता था कि मुझे किसी किताब की ज़रूरत तो नहीं है या मुझे कुछ और तो नहीं चाहिए। एंड आई थिंक ये सब भाई बहन या हर एक पेरेंट का, आई थिंक उनको ये करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे को पता है कि उसके पास सपोर्ट है, वो गिरेगा तो कोई संभालने को है, तो आई थिंक वो बच्चा बहुत अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा अपना। मतलब पेरेंट्स को ये ना हो कि वो बस एक बार थोप दें कि बस तुम्हें ना ये बनना है, कैसे बनना है, बीच की जरूरत है, वो सिर्फ वेट करते रहें कि एक दिन रिजल्ट आएगा। मतलब उनको बीच बीच में भी हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन रखनी पड़ेगी। अभी इसकी तैयारी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, कहीं इसको किसी चीज में मेरी जरूरत तो नहीं है, भले ही वो फाइनेंशियली नहीं है, इमोशनली उसको सपोर्ट करना है, किसी चीज के लिए कहना है। जैसे आपके पास पैसा नहीं है लेकिन बच्चा मांग रहा है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम उसको डांट के भी कह सकते हैं मेरे पास नहीं है, और हम उसको प्यार से भी कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे अरेंज करने की उस चीज को। और बाकी टीचर्स तो सपोर्ट करते हैं हमेशा। मैं हमेशा जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत है तो सारे टीचर जितने भी होते हैं वो बच्चों के साथ ही होते हैं। मैं तो हमेशा रहा हूँ, कभी मैं अपनी तरफ से भी आपसे भी पूछता रहा हूँ कि वानी कभी किसी चीज की जरूरत है, कोई बुक है, कुछ है, तो हम दे पाए बच्चों को, ये चीज होती है। तो फैमिली का एक सपोर्ट रहता है। मतलब माँ बाप को भी क्या है कि बच्चों को बीच बीच में भी कहना है कि बेटा अच्छे से तैयारी करो, हमारे पास कुछ और नहीं है, आपको ही अच्छा करके इस फैमिली को आगे लेकर जाना है। लाइक टू ऐड कि शायद अनअकैडमी भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, बिकॉज अगर आप अच्छे हो पढ़ने में और आप स्कॉलरशिप टेस्ट निकाल लेते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है 1 साल के लिए। एंड दैट इज अ मेजर थिंग। अगर आप में जुनून है, आप वो सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने खुद ये किया था, तो आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है कि कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, उसने एक सब्जेक्ट में वो मॉक में अच्छा स्कोर किया, तो वो ये कि राह
आसान बनाई जा सकती है, राह आसान कहीं नहीं है, Yes. बट राह आसान बनाई जा सकती है। रास्ते बहुत हैं, हम खोज नहीं पाते। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते। देखिए जिम में भी कहा जाता है कि जब आप 10 उठाते हो तो बहुत इजीली उठा लोगे, लेकिन आपकी बॉडी तब बनेगी जब आप 11, 12, 13, 14 उठाओगे और उसमें दर्द ज्यादा होगा। हाँ। तो हम उस स्टेज तक ही 10 करके छोड़ देते हैं जहां तक हमें चीजें आसान लगती हैं। आसान सोचो है। जहां पे मुश्किल लगने लगे चीजें तो समझो कि अब आपकी सफलता का राह निश्चित हो रही है। निश्चित हो रही है। चलो बहुत अच्छा लगा वानी, आपसे हमने ये बात की। मैं चाहूंगा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछे, बहुत जी, सिंपल सर। सिंपल क्वेश्चन, इंग्लिश में ही पूछूंगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाए तो आप समझ जाइएगा। जी। व्हाट इज योर फेवरेट सीजन? मेरा फेवरेट सीजन एज इन वेब सीरीज। अरे वेब सीरीज नहीं, ये गर्मी सर्दी जुकाम। ओके, समर। समर, अच्छा। व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल? डॉग्स। डॉग्स। फेवरेट कलर? वाइट। वाइट। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड कुजीन मैं बता सकती हूँ आपको। आई लाइक टू ईट कॉन्टिनेंटल, मुझे ज्यादा पसंद है। ओ अच्छा, हमने तो खाली ऐसे, हमें तो कोई कहता ना कि कोई कभी पूछे ना क्या अच्छा लगता है तो कॉन्टिनेंटल बोल दो, भले आइडिया हो ना हो। पिज्जा, पास्ता। मैं तो एक बार पता है एक होटल में गया, मैंने पूछा कि कुछ खाना पूछा तो उन्होंने ऐसे ही 2-3 वर्ड बताए, मल्टी कुजिन इटालियन। मैंने बोला कि जी पनीर की सब्जी कहाँ मिलती है वो बताओ। है सिंपल। अच्छा, फेवरेट वर्ड जो आप बहुत यूज करती हैं? मैं फेवरेट वर्ड जो बहुत यूज करती हूँ, मैं पहले बहुत यूज करती थी लिटरली या अच्छा। यूजुअली। वो मैंने खत्म कर दिया। आप बात में ना लिटरली मुझे ना इस चीज का बड़ा शौक है, मैं ना फोकस में भी ली लगा दिया, फोकसली। ये क्या होता है? तो ये पहले की बात है। अच्छा, अभी नहीं करती तो अभी ये नहीं बिल्कुल करती। भी नहीं करना है, एकदम सही है, कोई मजाक बनाएगा। अच्छा, व्हाट वर्ड डू यू हेट हियरिंग, जो आप सुनना भी पसंद नहीं करते, ऐसा कौन सा शब्द है क्या बड़ी ऐसा अजीब सा लगता है? कोई शब्द है नहीं एक्चुअली, मतलब जिसमें भी मेरा टेम्परमेंट भड़क जाए वो शब्द मुझे पसंद नहीं है। ऐसे नहीं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी नहीं, बट हाँ जैसे कुछ भी लोग कुछ भी करके सॉरी बोल देते हैं, मुझे सॉरी सुनने में बहुत गुस्सा आता है जब कुछ भी मतलब ये इंटेंशनली सबका करके सॉरी होता है ना। बोलते एक हैं। वर्ड, जैसे एक वर्ड मुझे है ब्रो, हाँ। कोई मुझे ब्रो कहते हैं मेरा खून सा खा जाता है ब्रो के नाम पे। तो कुछ वर्ड सबके होते हैं ऐसे। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड जो आपको बहुत मुश्किल होता है प्रोनाउंस करने में? एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुझे प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट ये भी होगा जैसे हमारा जो शो है कैमोमाइल टी। हाँ, कैमोमाइल इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। चमोमाइल, चमेली, चंपा, कुछ समझ नहीं आता क्या बोला। कुछ ठीक है, चलिए। Who do you text most? कौन ऐसा है जिसको आप सबसे ज्यादा टेक्स्ट करती हो? मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं हमारे, क्योंकि एक ग्रुप है हमारा बचपन की सखियां करके, बीकेएस बुलाते हैं मुझसे, तो उस ग्रुप बचपन में की सखियां। हाँ, उस ग्रुप में सबसे ज्यादा टेक्स्ट होते हैं मेरे। अच्छा, अब तो खैर कोई ले जाएगा तो देखती रह जाएंगी सखियां सारी। Who is your hero? हीरो माय ब्रदर। Okay. Where did you go on your last vacation? कहाँ जाना चाहती हैं आप? मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, जाना तो मैं बहुत जगह चाहती हूँ, गई कहाँ हूँ? जाना चाहती थी, डिड का मतलब पास्ट है ना। कहाँ गई थी? लास्ट वेकेशन। लास्ट वेकेशन मेरा देहरादून ही है, बिकॉज मैं यही रहती हूँ, बस नानी के घर चल जाती हूँ, यहाँ से नानी के घर से यहाँ से नानी के घर। अच्छा, व्हाट इज योर गो टू पास टाइम, कहाँ जाती हैं टाइम पास करने के लिए? जहाँ पे हम बैठे हैं म्यूजिक। हमेशा यहीं पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में कौन सा था और अभी कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में भी मैथ्स ही था और अभी भी मैथ्स है। और हम थैंक यू। अच्छा, लव और फ्रेंडशिप में क्या चुनेंगी? फ्रेंडशिप। मनी और हैप्पीनेस में? हैप्पीनेस। कैट्स और डॉग आपने बता ही दिया। कैट्स। डॉग। समर और विंटर में? समर बता दिया आपने। सॉल्टी और स्वीट? सॉल्टी। अच्छा, आप कोई भी एपिसोड एक बार में देखना पसंद करती हैं, पूरी मूवी? एक बारी में। सारे एपिसोड? ओहो, खतरनाक है तब तो। चलिए, यही सारे सवाल थे जो हमें आपसे पूछने थे, छोटे छोटे से सवाल थे। और आपकी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी आपकी शादी में। ठीक है, उससे पहले जरूर होगी जब मैं आऊंगी दिल्ली। अच्छा, जब दिल्ली आएंगी तब भी आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, और हम एक छोटा सा शूट कर लेंगे अभिनय चैनल के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें हमने भी जानी कि एक टॉपर क्या क्या करता है, ताकि कल को बच्चे हमसे पूछते हैं कि कैसे उन्हें इस प्रेशर से निकलना है, क्या करना चाहिए एक बच्चे को तैयारी के लिए। वो सारी बातें हमने आपसे जानी और बच्चों भी अब जानेंगे। आप देखते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपकी फीस वापस कर देंगे, बट हम उन में से हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको आपकी फीस वापस मिलेगी। तो जितने भी टॉपर्स का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी सेलेक्ट हुए हैं, उन सबको एज ए अमेजन वाउचर फी पे बैक की जा रही है। और एक थैंक यू के तौर पे हम आपको ये थोड़ा चॉकलेट और ये हेम्पर भी देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू अनअकैडमी, और थैंक यू वानी कि हमें मिलाया और आज हम यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाया। यस सर। तो ये लाइफ आपकी सफल ही है और बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।